बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फॉर्मली अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने पैराडाइम पढ़ा था, ये जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के हमने कोर्स के अंदर रहते हुए जो चीज़ें सीखी थी, हम लोगों ने उन कंस्ट्रक्ट्स को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रिवाइज़ किया था और उनकी प्रैक्टिस की थी। और आज के लेक्चर से हम ऑनवर्ड जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हमारे स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के ऊपर ही फुलफ़िल कर रहे होंगे जी। आज के लेक्चर का जो मेजर हमारा फोकस है जी कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के हम किस तरीके से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन सारी जो हमारी कन्वर्सेशन होगी, सारी आज की जो कम्युनिकेशन होगी वो इन्हीं के ऊपर बेस कर रही होगी। आज की जो आउटलाइन है, जो आज के कंटेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं जी आज के लेक्चर के अंदर, सबसे पहले जी हम लोग देखेंगे कि हमारे स्ट्रक्चरल पैराडाइम के अंदर जो प्रोग्रामिंग हम लोग की थी और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम हम फॉलो करने जा रहे हैं, तो मेजर डिफरेंस है क्या, क्यों ज़रूरत पेश आई है कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम से शिफ्ट होकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को प्रेफर कर रहे हैं। देन इस पैराडाइम के अंदर रहते हुए इसके जो डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे जी कि उसके अंदर जो उसका मेजर कंस्ट्रक्ट्स है क्लासेस का, कि क्लासेस हम इस पैराडाइम के अंदर रहते हुए किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट है जी कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जी कि इस कंस्ट्रक्ट के जो मेंबर्स है उसको किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने जो मेथड्स हैं या जो फंक्शंस हैं जिसे नॉर्मली हम लोग बिहेवियर भी बोलते हैं, वो अपने क्लासेस के कंस्ट्रक्ट्स के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। देन कौन कौन से जो ऑपरेशन हैं जो कि बिल्ट इन आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करती है जो कि आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं बेसिकली आज की जो आउटलाइन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की तरफ क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। क्या चीज़ें ऐसी हैं जी जो कि हमें कहीं ना कहीं पे मोटिवेट कर रही हैं कि इधर हम लोगों को स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग से मूव ऑन करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के ऊपर मूव करना चाहिए। सबसे पहले अगर बात की जाए कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंडर रहते हुए डिफरेंट टाइप्स के पैराडाइम्स एग्जिस्ट करते हैं। उनको अगर मेजर क्लासेस के अंदर कहीं पे अगर हम डिवाइड करें या क्लासीफाई करें तो उसके मेजर दो पैराडाइम्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इम्पेरेटिव पैराडाइम एंड सेकंड वन इज़ डिस्क्रिप्टिव पैराडाइम। इम्पेरेटिव पैराडाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इम्पेरेटिव पैराडाइम के अंदर रहते हुए बेसिकली जो इम्पेरेटिव पैराडाइम को जो अप्रोचेस फॉलो करती हैं उसके अंदर इम्पेरेटिव पैराडाइम के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करते हैं अंडर द इम्पेरेटिव पैराडाइम, तो हम लोग डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम अपनी जो गिवन प्रॉब्लम है उसको इंस्ट्रक्शन लेवल के ऊपर डिवाइड करते हैं। देन उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए हम लोग अपने जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन है उसको डिवाइस कर रहे होते हैं। अब इम्पेरेटिव पैराडाइम की अगर बात कर रहे हैं तो इम्पेरेटिव पैराडाइम को फॉलो करने वाले दो डिफरेंट उसकी क्लासेस हैं। ये दो डिफरेंट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोचेस हैं जो कि इम्पेरेटिव पैराडाइम को ही फॉलो कर रही होती हैं। उनमें फर्स्ट वन है जी स्ट्रक्चरल पैराडाइम और जो सेकंड वन है वो है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। अगर डिस्क्रिप्टिव पैराडाइम की बात की जाए तो डिस्क्रिप्टिव पैराडाइम के अंदर जो लैंग्वेज है उनकी अप्रोच प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कंपैरेटिवली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इम्पेरेटिव। तो करंटली हम डिस्क्रिप्टिव पैराडाइम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे जी, हमारा जो फोकस है वो इम्पेरेटिव पैराडाइम के ऊपर ही है। इम्पेरेटिव पैराडाइम के अंदर जो हम पहले एक अप्रोच यूज़ कर चुके हैं, जो सीख के आ चुके हैं, वो है जी स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। चूँकि स्ट्रक्चर से हम लोग नॉर्मली यूज टू हैं, स्ट्रक्चरल बेसिकली पैराडाइम आपको अलाउ करता है जी कि आप लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या किसी दूसरी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को आप अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं।
जब प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट की थी तो हमने स्ट्रक्चर पैराडाइम से स्टार्ट नहीं की थी। हमने बेसिक कंस्ट्रक्ट्स देखे थे प्रोग्रामिंग के, जिसके अंदर वेरिएबल्स देखे थे, हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे थे, हम लोगों ने रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने जो मल्टी वैल्यूड कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ अरेज देखी थी। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हम लोगों को जब महसूस हुआ कि जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम इंक्रीज़ करती जा रही है तो चीज़ों को मैनेज करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता जा रहा है। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए जो लैंग्वेज ने हमें जो इनिशियल ऑप्शन प्रोवाइड की थी उसमें हमें स्ट्रक्चरल पैराडाइम प्रोवाइड किया था कि हम अपनी चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं या उनको अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, जिसको नॉर्मली हम स्ट्रक्चर बोलते थे, जो कि लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती थी कि आप अपनी मर्ज़ी के जो मर्ज़ी स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लें। अपनी मर्ज़ी के जो मर्ज़ी स्ट्रक्चर्स के अंदर आप जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके या जो आप डाटा मेंबर्स हैं वो इनेबल कर लें, ये अब यूज़र की मर्ज़ी थी। तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो उसके अंदर रहते हुए हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि हम अपनी मर्ज़ी के जो मर्ज़ी डाटा मेंबर्स इनकॉर्पोरेट करके उनको बेहतर तरीके से जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे उसके कंपैरेटिवली हम चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करने शुरू हो गए। जैसे ही हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया जी कि जो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर जो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली इनसफिशिएंट है इन दी फॉर्म ऑफ के चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होना शुरू हो गया। जैसे ही प्रॉब्लम का साइज़ इंक्रीज़ हुआ जी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना कंपैरेटिवली टफ़ होना शुरू हो गया। सेकेंडली मेजर जो ड्रॉबैक था हमें स्ट्रक्चरल पैराडाइम के केस के अंदर हमारा जो डाटा था उसकी प्राइवेसी के बारे में हमें स्ट्रक्चर पैराडाइम कोई ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता। और जो हमारे जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होने पे जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी है कि हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकें या डिफरेंट टाइप के उसके अंदर रिलेशंस डिफ़ाइन कर सकें, तो इस तरह की चीज़ें हमें स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर मिसिंग नज़र आ रही थी। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम इवॉल्व हुआ तो उसका बेसिक मोटिवेशन ही यही थी कि जो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के अंदर शॉर्टकमिंग्स की सूरत के अंदर हम फेस कर रहे हैं उनको ओवरकम किया जाए इन दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर जो इसका मेजर फोकस है इस पैराडाइम का, तो इसके अंदर चीज़ों को नेचुरल जो हम लोग अपने सराउंडिंग्स में चीज़ें देखते हैं उससे इंस्पायर हो के ये पैराडाइम कहीं ना कहीं पे कंस्ट्रक्ट किया गया या डिज़ाइन किया गया। तो जो इसका मेजर फोकस है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, जो कि डेली लाइफ के अंदर हम अपने अगर सराउंडिंग्स में देखें तो हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पर्सन की बात करें तो हमें पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स एसोसिएट होते हैं किसी भी पर्सन को डिफ़ाइन करने के लिए कि पर्सन का नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी जेंडर क्या है, ये नॉर्मली एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। या अगर हम बात करें किसी और ऑब्जेक्ट की अपने सराउंडिंग में, तो सपोज़ करें जी कि हम कह रहे हैं जी कि हम जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम की अगर हम बात करें तो उस रूम को डिफ़ाइन करने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं कि लेट्स सपोज उसकी डायमेंशंस कितनी है, रूम्स की दीवारें कितनी है, फॉर एग्जांपल हर दीवार के डायमेंशंस क्या है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रूम को डिफ़ाइन कर रही होती हैं। या अगर हमने कोई और किसी नेचर के ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करना है तो उसके अपने सर्टन एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो नेचर है उसके बहुत ही क्लोज़ है ये पैराडाइम, तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो उस ऑब्जेक्ट के साथ जो एट्रीब्यूट्स एसोसिएट होते हैं उन एट्रीब्यूट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं पे उन ऑब्जेक्ट्स के साथ बिहेवियर्स भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो पर्सन के एट्रीब्यूट्स तो हमने डिफ़ाइन कर दिए कि उसका नेम है, उसकी एज है, उसकी हाइट है, उसका कलर है। अगर हम इसके बिहेवियर्स की बात करें तो नॉर्मली पर्सन के अंदर बिहेवियर ये होता है कि वो वॉक कर सकता है, वो ईट कर सकता है, वो स्लीप कर सकता है, कुछ ये बिहेवियर है जो कि उस पर्सन के साथ एसोसिएट है। अगर हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग की बात करें तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसी को इनकॉर्पोरेट ही करता था अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर। बट जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर ना सिर्फ एट्रीब्यूट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बल्कि उन एट्रीब्यूट्स के साथ जो मेथड्स या जो बिहेवियर एसोसिएट होते हैं वो भी आप उसके अंदर कहीं ना कहीं पे इनेबल कर सकते हैं जब आप कहीं पे
क्लास डिफ़ाइन करेंगे या जो आप स्ट्रक्चर ऊप के अंदर डिफ़ाइन करेंगे उस पर्सपेक्टिव में। तो ये मेजर कहीं ना कहीं पे डिफरेंस है जो हमें स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेगा। इसके अलावा चूँकि हमने बात की कि सिक्योरिटी की, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा की प्राइवेसी के डिफरेंट लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि हम अपने डाटा को कहीं ना कहीं पे प्राइवेट कर सकें या कहीं ना कहीं पे उसके ऊपर प्राइवेसी चेक्स प्रोवाइड कर सकें, जो कि नॉर्मली हमें अपने स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर देखने को नहीं मिलता था। इसके साथ हम जब बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पैराडाइम है ये क्लोज टू नेचर है, तो जब हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर के अंदर ऑब्जेक्ट से आपस में रिलेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस हैं जो कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनेबल कर सकते हैं। तो ये मेजर चीज़ें जो कि हमें कहीं ना कहीं पे मोटिवेट करती हैं कि हमें स्ट्रक्चरल पैराडाइम से अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की तरफ मूव करें, ताकि हम लोग अपने जो डेवलपमेंट का प्रोसेस उसको एक तो फास्ट कर सकें और इजी टू राइट हो हमारा कोड, और जो हमारा कोड है वो सिक्योर हो। तो ये मेजर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो फीचर्स हैं, ये हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पे स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की तरफ मूव ऑन करें। तो जी स्टार्ट कर रहे हैं कि अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को अगर यूज़ करना है तो उसके बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी उसी को लेके आगे हम मूव ऑन कर रहे हैं जी। सबसे मेजर कंस्ट्रक्ट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के साथ एसोसिएट होता है जी वो है जी क्लासेस। क्लास बेसिकली यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रक्चर के केसेस के अंदर देखी थी। स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपको इनेबल करते थे कि आप अपनी मर्ज़ी के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आप इनकॉर्पोरेट कर लें किसी एक ब्लॉक के अंदर, एंड देन उस ब्लॉक के आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें जो ऊप की लैंग्वेज है या जो ऊप का पैराडाइम है वो हमें यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स क्रिएट करने के लिए जो कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करता है उस कंस्ट्रक्ट का नाम क्लास है, कि हम क्लास के थ्रू अपना जो यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि ये बेसिकली कैसे डिफ़र करता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के जो कंस्ट्रक्ट है उसे, ताकि हमें इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ नज़र आए और इजी टू अंडरस्टैंड हो कि जब हमने स्ट्रक्चर से अगर इसके ऊपर मूव ऑन करना है तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट सी बात नहीं है कि अगर हमने स्ट्रक्चर से क्लासेस के ऊपर मूव करना है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर्स के केस के अंदर उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि जब हम स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर रहे थे तो हम लिखते थे कीवर्ड स्ट्रक्ट देन द नेम ऑफ स्ट्रक्ट, हमारे स्ट्रक्ट का नेम आता था, followed by the body of structure and then semicolon terminating the structure। ये बेसिकली आपके स्ट्रक्चर की टर्मिनेशन पॉइंट होता था। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग अपने मेंबर्स कहीं पे डिफाइन करते थे जी, सपोज मेंबर 1, देन मेंबर 2 एंड अप टू सोन जितने भी हम मेंबर्स डिफ़ाइन करना चाहें। तो आप यूज़र डिफ़ाइंड जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं पे डिफ़ाइन कर सकते। तो ये बेसिकली सिंटैक्स स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन करने का। सिमिलरली जब हम लोग यूज़र डिफ़ाइंड डाटा टाइप की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऊप, जो कि हमें क्लासेस की फॉर्म के अंदर नज़र आती है, तो अगर हमने क्लास क्रिएट करनी है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के तौर पे तो उसका सिंटैक्स भी तकरीबन मिलता जुलता ही जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर केस में लिखा था। इसके अंदर जो कीवर्ड है जी वो क्लास है कीवर्ड, देन क्लास का नेम आएगा कि जिस नाम से आपने क्लास क्रिएट करनी है, जो कि बेसिकली आइडेंटिफायर भी होता है क्लास का, क्लास की बॉडी एंड देन सेमीकोलन जो कि टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट, सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने स्ट्रक्चर के अंदर टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट देखी है। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स के अंदर मेंबर डिफ़ाइन कर सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही हम मेंबर्स डिफ़ाइन करते हैं जी अपनी क्लासेस के अंदर।
जिन्हें नॉर्मली हम लोग डाटा मेंबर्स भी बोलते हैं, या जिसे नॉर्मली हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, किसी स्ट्रक्चर के या किसी क्लास के। एक हमने बात की जी कि क्लासेस के केस के अंदर हम ना सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं पे इनेबल कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम उन क्लासेस के अंदर उनके बिहेवियर्स भी इनेबल कर सकते हैं। बिहेवियर्स बेसिकली हम जिन्हें बिहेवियर्स बोलते हैं वो नॉर्मली उसे आप मेथड्स भी कह सकते हैं, उसे हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं। अब जो क्लासेस हैं उनके अंदर ही फंक्शंस भी इनकॉर्पोरेट होंगे, जो कि बेसिकली आपके उन एट्रीब्यूट्स के बिहेवियर्स को डिफ़ाइन कर रहे होंगे। तो हम क्लास के अंदर जो हमारे पास एडिशनल एक फंक्शनैलिटी इनेबल हो जाती है जी, वो है जी कि हम मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हैं और जितना यूज़र चाहे उतने मेथड्स वो डिफ़ाइन कर सकता है अपने गिवन क्लास के अंदर। नॉर्मली ये वाली फैसिलिटी हमें स्ट्रक्चर के अंदर नहीं मिलती। स्ट्रक्चर्स हमें C++ के अंदर भी अवेलेबल होते हैं, स्ट्रक्चर्स हमें C लैंग्वेज के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। C लैंग्वेज की अगर स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो C लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर आप एट्रीब्यूट्स के साथ मेथड्स डिफ़ाइन नहीं कर सकते। बट C++ ने जब स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ किया तो उसके अंदर उन्होंने जी मेथड्स भी इनेबल कर दिए कि आप जिस तरह क्लास के अंदर मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो C++ के अंदर जब हम स्ट्रक्चर्स डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हम मेथड्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट नॉर्मली हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते कि हम लोग जब अपने स्ट्रक्चर्स डिफ़ाइन करें उसके अंदर मेथड्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्लासेस के अंदर हम लोग ये चीज़ मेक श्योर करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोगों ने किसी प्रॉपर क्लास को क्रिएट करना है जो कि इस सिंटैक्स को फॉलो करती होगी, उसको देखते हुए हम कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक सिंटैक्स है कि जिसके थ्रू हम अपनी क्लासेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। जी सबसे पहले हम अपनी क्लास डिफ़ाइन करते हैं जी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। सपोज़ हम कह रहे हैं जी कि हमने क्लास क्रिएट करनी है जी पर्सन की, और सपोज कर रहे हैं जी कि पर्सन की क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट हमने इनेबल किए हैं वो नेम ऑफ अ पर्सन है। उसके अलावा जी हम कह रहे हैं जी एज ऑफ अ पर्सन हमारे पास अवेलेबल है, एंड देन हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास हाइट ऑफ अ पर्सन अवेलेबल है। ये पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं जी जो कि हमने इनेबल किए हुए हैं पर्सन क्लास के अंदर। चूँकि एट्रीब्यूट्स के साथ साथ हमने बात की कि एट्रीब्यूट्स के साथ साथ हम बिहेवियर्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद इन अ क्लास। तो हम अगर बिहेवियर कोई डिफ़ाइन करना चाहें या कोई मेथड डिफ़ाइन करना चाहें तो वो नॉर्मली हम किस तरीके से करते हैं जी। सपोज हम कह रहे हैं जी कि हमने डिस्प्ले का मेथड लिख रहे हैं, जिसे हम डिस्प्ले इन्फो कह रहे हैं कि जो कि इस पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा। सिंपली जी उसका नेम, उसके आगे उसका नेम प्रिंट करवाते हैं जी। देन हम कह रहे हैं जी एज ऑफ पर्सन बेसिकली है जी, उसके अगेंस्ट एज की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। एंड देन हाइट ऑफ अ पर्सन है जी, जिसके अगेंस्ट हम हाइट वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देते हैं। ये अब अगर क्लास की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी हैं और हमारे पास मेथड्स या बिहेवियर्स भी हैं। अब एक क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर आपको एट्रीब्यूट्स भी उसी जगह पे मिलेंगे और उसके मेथड्स भी आपको उसी जगह पे मिलेंगे, जो कि नॉर्मली स्ट्रक्चर के केस में हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी। अच्छा, हमने क्लास डिफ़ाइन कर दी है, हमें पता लगा कि जिस तरह हम स्ट्रक्चर्स डिफ़ाइन करते थे उसी तरीके से मिलते जुलते हम क्लासेस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं।
अच्छा, अब हमें पता है कि जब भी कोई हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप या कोई भी अगर डाटा टाइप क्रिएट करते हैं या कोई डाटा टाइप अगर आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप जब तक उसका वेरिएबल क्रिएट ना करें तब तक आप उस डाटा टाइप के अंदर वैल्यूज़ होल्ड नहीं करवा सकते। सिमिलरली जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए थे जो कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप से, अगर आपने उनको यूज़ कर रहे हैं तो उसके वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। सिमिलरली हमें जब क्लासेस क्रिएट किए हैं या क्लासेस डिफाइन किए हैं, तो क्लासेस को भी यूज़ करने के लिए हमें उन क्लासेस टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। प्रिमिटिव डाटा टाइप के केस में या अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के केस के अंदर जब हम कोई डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते थे तो उसे नॉर्मली हम वेरिएबल के नाम से कॉल करते थे। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम क्लास की बात करते हैं तो उस क्लास का जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली उसे ऑब्जेक्ट के नाम से पुकारा जाता है, या उसे हम कहते हैं कि ये बेसिकली उस क्लास का एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं कि अगर एक पर्सन की प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की हैं कि उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी है जी, उसके पास नेम पड़ा हुआ है जी, उसकी एज का एट्रीब्यूट वो कंटेन करता है, वो हाइट की वैल्यू कंटेन करता है, और अगर हम कह रहे हैं जी कि इस पर्सन से बिलोंग करने वाले अगर हम कोई एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें जो कि उस पर्सन का एक्चुअल में कोई एक इंस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जी जिसका नाम हम कह रहे हैं जी कि अली उसका नाम है, 25 उसकी एज है और 5.6 उसकी हाइट है। तो बेसिकली अब ये जो एक पर्सन जो कि एक्चुअल पर्सन क्लास की रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर फिजिकली ये वैल्यूज़ हमने असाइन की हैं, तो ये बेसिकली उसका एक ऑब्जेक्ट है या एक उसका इंस्टेंस है, जिसे नॉर्मली हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल भी बोलते थे। तो क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग अपने वेरिएबल्स को स्पेशलाइज्ड नेम असाइन करते हैं जिसके हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं या इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बोलते हैं। तो किसी भी क्लास के इंस्टेंस को या क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का बिल्कुल वही मेथड है जैसे हम कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं या कोई यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो कि इन केस ऑफ स्ट्रक्चर के केस में हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते थे। उसका बेसिक सिंटैक्स क्या था जी कि हम लोग डाटा टाइप का नाम लिखते थे, डाटा टाइप लिखते थे, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल डिफाइन करते थे। तो ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर था कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है आइदर प्रिमिटिव डाटा टाइप का या यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप इन केस ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि हमने इंटीजर टाइप एक वेरिएबल ए क्रिएट कर दिया तो सबसे पहले डाटा टाइप डिफाइन की, देन नेम ऑफ अ वेरिएबल आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी, अगर हमने किसी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो कि हमने स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर अगर कोई क्रिएट किया है, अगर उसकी अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो वो हम किस तरीके से करते थे कि सपोज हमारे स्ट्रक्चर का नाम सपोज स्टूडेंट था और स्टूडेंट टाइप का अगर हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया S1, तो ये बेसिकली ये डाटा टाइप हमारी आ गई और उस डाटा टाइप से बिलोंग करने वाला वेरिएबल S1 है। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लासेस, सबसे पहले डाटा टाइप जो कि बेसिकली हमारी नेम ऑफ अ क्लास है, जो कि इस पर्टिकुलर केस में हमने क्लास का नाम रखा हुआ है जी पर्सन और उस पर्सन का एक वेरिएबल P1 जिसे हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इंस्टेंस भी बोलते हैं। अब P1 एक ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास का या बेसिकली इंस्टेंस है पर्सन क्लास का। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या जब हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये फोकस करना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के अगेंस्ट जो मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होगी या मेमोरी एलोकेशन हो रही होगी वो किस तरीके से परफॉर्म हो रही होगी बैक एंड के ऊपर। तो सबसे पहले उसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए कि मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअल में हो कैसे रही है। जी, तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बेसिकली जब हम लोग क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का तो उसकी एक्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट हो कैसे रही होती है। फॉर एग्जांपल, अभी हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जी पर्सन टाइप का जिसका नाम हम कह रहे हैं जी कि P1 है।
सपोज ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने इनेबल किए हुए थे। फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा जो था जी, फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा नेम था स्ट्रिंग टाइप का। सपोज सेकंड एट्रीब्यूट हमारा शायद एज था, और जो थर्ड एट्रीब्यूट था हमारा वो हाइट थी। और हमारे इस पर्सन टाइप के ऑब्जेक्ट का नाम P1। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इस तरीके से हमारे एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं पे मेमोरी के अंदर क्रिएट हो रहे होंगे जो कि पर्सन 1 को डिफ़ाइन कर रहे होंगे। अगर हम लोग इसको कोई मेमोरीज असाइन करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि नेम के केस में अगर मेमोरी जो रिज़र्व हुई है आपकी, वो एज्यूम करें जी अगर x100 लोकेशन के ऊपर ये मेमोरी रिज़र्व हुई है नेम के केस में, तो नेक्स्ट एज को जो मेमोरी असाइन हुई होगी, चूँकि हमें पता है नेम स्ट्रिंग टाइप का एक एट्रीब्यूट है, तो स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट 28 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो हमारा जो एज वाला एट्रीब्यूट है वो 128 लोकेशन के ऊपर जाके रैम के ऊपर क्रिएट हुआ होगा, अगर हम सपोज कर रहे हैं या नेम अगर 100 के ऊपर क्रिएट हुआ। सिमिलरली अगर हम एड्रेस की बात करें हाइट वाले वेरिएबल की, तो वो मेमोरी के 132nd लोकेशन के ऊपर जाके क्रिएट हुआ होगा। जिस तरह हमें पता है कि एरे के केस के अंदर आपकी मेमोरी कॉन्टिगुअस एलोकेट होती है, सिमिलरली जब आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का कोई एट्रीब्यूट या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके केस के अंदर भी जो मेमोरी असाइन होती है उस पूरे ब्लॉक के लिए वो कॉन्टिगुअस मेमोरी असाइन होती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, अगर नेम वाला एट्रीब्यूट कहीं पे 28 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, एज वाला इंटीजर टाइप एट्रीब्यूट 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, और हाइट का एट्रीब्यूट फ्लोट टाइप का वो 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस केस के अंदर हमारा जो एक पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट है वो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो 36 बाइट ऑक्यूपाई करेगा जी। 36 बाइट की मेमोरी रिजर्व होगी हमारे इस पर्सन टाइप के ऑब्जेक्ट अगेंस्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने ये रिस्पेक्टिव 3 एट्रीब्यूट है, जिसमें एक इंटीजर टाइप का है, एक फ्लोट टाइप का है और एक स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट इनेबल किए हुए हैं। एक चीज़ जो एक और मेक श्योर करनी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूँकि हमने बात की है कि क्लासेस के अंदर हमारे पास ना सिर्फ एट्रीब्यूट्स कंपोज होते हैं बल्कि उसके साथ साथ हम लोग अपने बिहेवियर्स या अपने मेथड्स भी उसके अंदर इनेबल करते हैं। बट जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो किसी भी क्लास के अगेंस्ट जब मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है तो उसके मेमोरी एलोकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स की कंट्रीब्यूशन होती है। जो हमारे मेथड्स हैं या जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते। जितनी भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं तो उनके लिए जो मेमोरी या जो उनके लिए जो बिहेवियर्स होते हैं वो फिज़िकल मेमोरी के ऊपर क्रिएट होते हैं वो, और तमाम के तमाम जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसी मेमोरी को यूज़ करते हुए या उसी एक कॉपी को यूज़ करते हुए अपने बिहेवियर या मेथड्स को कॉल कर रहे होते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो मेमोरी एसोसिएट होती है वो उसके डाटा मेंबर्स की मेमोरी ही एसोसिएट होती है। उसमें आपके जो क्लास है उसके जो मेथड्स हैं उनका कोई रोल नहीं होता उसकी मेमोरी के अंदर। तो अगर हम इसको डिस्प्ले भी करके देखें, चला के भी देखेंगे, वाकई ही अगर हम अगर एक पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर ये सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं तो वो कितने बाइट्स को ऑक्यूपाई करेगा जी। इसको एक दफ़ा रन करके भी देख लेते हैं हम लोग। ये जो भी हमने क्लास डिफाइन की है, ये जो हमने पर्सन की क्लास डिफाइन की है इसको हम चला कर भी देख लेते हैं।
हमने क्लास क्रिएट की है जी जिसका नाम पर्सन है, जिसके एट्रीब्यूट्स नेम, एज और हाइट है, और एक हमने मेथड उसके अंदर इनेबल किया हुआ जो कि उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है। मेन के अंदर रहते हुए हमने जी अब इस पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जी। सिमिलरली पर्सन नाम डिफाइन किया, क्लास का नेम और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जो कि हमने लेट्स सपोज P1 के नाम से क्रिएट किया हुआ है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि P1 कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम उसको प्रिंट करवा के देख सकते हैं बाय यूजिंग एड्रेस ऑपरेटर। इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए मैं इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा हूँ ताकि एड्रेस हमें इंटीजर फॉर्मेट के अंदर नज़र आ जाए। और ये बेसिकली ये बाइट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं जी, हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने जो बात की है क्या वो ठीक है, यानी अगर कोड के अंदर एरर नहीं है तो। शायद हम लोगों ने स्क्रीन पॉज नहीं की, इस वजह से माइट भी इफेक्ट इतना क्विक हुआ जी, हमें नज़र भी नहीं आया। हमें स्क्रीन को पॉज करना है जी। एंड अगेन रन कर रहे हैं जी। सॉरी, हमने इसका एड्रेस प्रिंट कर दिया, बल्कि हम लोगों ने इसका साइज प्रिंट करना है बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। हम अपने इस ऑब्जेक्ट का साइज देखना चाह रहे हैं बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर कि वो कितने बाइट्स बन रहा है। जी 36 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है P1। और अगर हम लोग इसका एड्रेस प्रिंट करें कि ये मेमोरी की किस लोकेशन के ऊपर क्रिएट हुआ है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। P1 का अगर हमने एड्रेस प्रिंट करना है तो हम सिंपली एड्रेस ऑपरेटर लगा रहे हैं जी विद P1 और उस एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ला रहे हैं। अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता हूँ पर्सन टाइप का, सिमिलरली चूंकि ये भी पर्सन टाइप का इंस्टेंस है, हर पर्सन टाइप का इंस्टेंस सेम मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा जितना कोई एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। पर्सन 2 का भी जो हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो भी 36 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, पर उसकी मेमोरी लोकेशन वेरी कर रही होगी पर्सन 1 वाले ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन से। तो दोनों की हम लोगों ने साइज प्रिंट कर रहे हैं जी, दोनों ऑब्जेक्ट का साइज सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों पर्सन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, बट दोनों की मेमोरी लोकेशन वेरी कर रही होगी क्योंकि उसका स्टार्टिंग एड्रेस वेरी कर रहा होगा आपके सेकंड ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग एड्रेस से। P1 और P2 दोनों सेम 36 बाइट ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसके केस में जो एड्रेस है वो 752 कहीं पे असाइन हुआ और इसके केस में एड्रेस है वो 708 असाइन हुआ हुआ है। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि दोनों ऑब्जेक्ट की एक्चुअल जो मेमोरी लोकेशन है वो वेरी कर रही है, पर दोनों जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो 36 बाइट ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जो चीज़ देखने जा रहे हैं, हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर ली। क्लास क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए कि हम लोग किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं जी वो है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी जो कि हमें कहीं ना कहीं पे स्ट्रक्चरल केस के केस में कहीं पे भी देखने को नहीं मिली थी, वो है जी
उसके एक्सेस मॉडिफायर्स। चूँकि जब तक एक्सेस मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट अगर हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेजर फीचर है वो हम कहीं ना कहीं पे उसको स्किप कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जी कि एक्सेस मॉडिफायर्स के एक्सेस मॉडिफायर्स होता क्या है जी, और उसका रोल क्या है हमारे क्लासेस के केस के अंदर या हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के केस के अंदर। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओ के केस के अंदर हमें तीन डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स प्रोवाइड करती है। वो तीन डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट वन इज प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। सेकंड वन इज public access modifier. Third one is protected access modifiers. अच्छा, अब ये तीनों मॉडिफायर्स या जो हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कहीं ना कहीं पे आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो आपके मेथड्स हैं उनका जो लेवल ऑफ एक्सेस है उनको डिफाइन कर रहे होते हैं कि कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी मेथड कहाँ से कहाँ तक उसकी एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल होगी, या कहाँ कहाँ पे वो बेसिकली एट्रीब्यूट से मेथड्स विजिबल होंगे और कहाँ पे वो विजिबल नहीं होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की, तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के अंडर रहते हुए अगर हम कोई भी अगर एट्रीब्यूट या कोई भी अगर मेथड क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर वो प्राइवेटली हमने कहीं पे डिफाइन किया हुआ है तो उसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। आउटसाइड द क्लास एक्सेस ना कर पाने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा इलेबोरेट करें, तो स्ट्रक्चर के केस के अंदर फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं जी कि हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था जी स्टूडेंट का, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने लेट्स सपोज स्टूडेंट का नेम रखवाया हुआ था और उसकी एज हमारे पास अवेलेबल थी उस स्टूडेंट की, और ये हमने स्ट्रक्चर एक डिफाइन कर दिया। और उसके बाद अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर टाइप का कोई अगर वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर टाइप एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, देन उस वेरिएबल के थ्रू हम उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, मैंने मेन के अंदर आके स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट S1 क्रिएट किया। अब अगर मैं S1 के थ्रू उसके किसी भी मेंबर को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास अगर वेरिएबल है स्टूडेंट टाइप का और उसके थ्रू मैं अगर उसका कोई एट्रीब्यूट एक्सेस करना चाहूँ तो बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूँ कि S1 के थ्रू मैंने उसका कोई दूसरा एट्रीब्यूट एक्सेस करना है और उसको मैंने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैंने आउटसाइड द स्ट्रक्चर मैंने उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया और एक्सेस करके मैं उन्हें मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये मतलब है कि हम उन्हें आउटसाइड द स्ट्रक्चर एक्सेस कर रहे हैं। सेम इज द केस विद क्लास, कि अगर हम लोग कह रहे हैं जी कि अगर आपने कोई एट्रीब्यूट या कोई मेथड विद इन अ क्लास उसका मॉडिफायर प्राइवेट डिफाइन किया हुआ है, तो प्राइवेट मॉडिफायर के अंदर रहते हुए आप उसे आउटसाइड अ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम ये काम करने की कोशिश करेंगे क्लास के साथ, अगर उसके एट्रीब्यूट प्राइवेट मोड के अंदर डिफाइंड है तो हम उन्हें आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। इसे अभी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। एट्रीब्यूट और methods defined under private access modifier
ऐसे एट्रीब्यूट या मेथड्स जिनको हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के अंडर डिफाइन किया हुआ है तो उसे हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। ना तो उन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ना ही हम उनके जो मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी चीज़ को अभी डिफाइन करके देखें, अभी हम लोगों ने क्लास क्रिएट की हुई थी जी पर्सन नाम की, और उसके अंदर हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एज और हाइट और डिस्प्ले इन्फो। अभी हमने कोई मॉडिफायर डिफाइन नहीं किया, हमारी क्लास के अंदर हमें कहीं पे किसी किस्म का मॉडिफायर नज़र नहीं आ रहा। ना हमने कहीं पे पब्लिक लिखा हुआ है, ना कहीं पे प्राइवेट लिखा हुआ है, ना कहीं पे प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है। इसका मतलब भी कोई मॉडिफायर डिफाइन नहीं किया हुआ। और अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए अपने इस पार्ट को कमेंट कर दूं, क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। अब सपोज अगर मैं अपने किसी ऑब्जेक्ट जो कि P1 या P2 मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसके थ्रू अगर मैं उससे कोई भी मेंबर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने उसका नेम एक्सेस करना है और उसको एक्सेस करने के बाद मैं कह रहा हूँ जी कि मैंने उसको कोई वैल्यू असाइन करनी है या कोई स्ट्रिंग असाइन करनी है अली के नाम से, या कोई भी स्ट्रिंग असाइन करनी है, तो देखें हमारे नेम के अंडर उसने हाईलाइट कर दिया रेड कलर के अंदर। और अगर इसके एरर को देखें कि एरर क्या दे रहा है, वो कह रहा है जी कि मेंबर जो पर्सन के अंदर नेम डिफाइन किया हुआ है वो इनएक्सेसिबल है, यानी कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आउटसाइड द क्लास हमने उस मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश की उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिसको वो हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम उसको एक्सेस कर पाएँ। ऑल्दो कि हमने कहीं पे कोई मॉडिफायर डिफाइन नहीं किया हुआ, ना पब्लिक डिफाइन किया हुआ, ना प्राइवेट डिफाइन किया हुआ, ना प्रोटेक्टेड डिफाइन किया हुआ। तो एक चीज़ जो यहाँ से हमने अंडरस्टैंड करनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो C++ की लैंग्वेज है या ऊप का जो बेसिक कंस्ट्रक्ट है, अगर आप उसके अंदर कहीं पे कोई मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्लास प्राइवेट मॉडिफायर के अंदर उसको इनेबल करती है। तो प्राइवेट मॉडिफायर के अंदर हमने बात की थी कि जब हम कोई चीज़ प्राइवेट मॉडिफायर में डिफाइन करते हैं तो आप ना तो उसको आउटसाइड द क्लास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू भी। सिमिलरली अगर हम मेथड्स को भी एक्सेस करने की कोशिश करें तो सिमिलरली मेथड के केस में भी हमें वो इसी किस्म का ही एरर प्रोवाइड करेगा जो कि अभी हमने उसके एट्रीब्यूट के केस में देखा है। इसमें भी देखें वो यही कह रहा है कि इनएक्सेसिबल, कि आपको एक्सेसिबिलिटी राइट नहीं है कि आप इन मेंबर्स को, डाटा मेंबर्स को या मेथड्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकें। चूँकि ये प्राइवेट मॉडिफायर की प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी क्लास क्रिएट करते हैं वो प्राइवेट मॉडिफायर के अंदर क्रिएट करते हैं एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को। नेक्स्ट मॉडिफायर की अगर हम बात करें, पब्लिक मॉडिफायर। जब हम कोई भी अपना एट्रीब्यूट या कोई भी मेथड पब्लिक मॉडिफायर के अंडर क्रिएट करेंगे तो पब्लिक मॉडिफायर अलाउ करता है कि आप उसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। सिमिलरली वैसे ही जैसे अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के केस में देखा था कि हम नेम और एज को एक्सेस कर सकते हैं। नेम और एज के जो वेरिएबल था, जो हमारे पास स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल था, उसके थ्रू हम उसके एट्रीब्यूट नेम और एज को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम आउटसाइड द क्लास अपने जो डाटा मेंबर्स हैं उनको उसके रिस्पेक्टिव वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर्स के अंदर जब हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स को आउटसाइड द क्लास अपने स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर के वेरिएबल के नेम के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर आपको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कहीं ना कहीं पे उसका लेवल प्रोवाइड करते हैं। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के अंदर रहते हुए जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं या जो हमारे मेथड्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास थ्रू द ऑब्जेक्ट्स।
हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेंबर्स को या उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं जिनको हमने पब्लिकली डिफाइन किया हुआ है। अगर अभी हम थोड़ी देर पहले जो चीज़ देख रहे थे जिसके अंदर हमें अलाउ नहीं कर रहा था कि आप अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकें या उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकें, अगर हमने इसको पब्लिकली डिफाइन करना है या कोई भी मोड डिफाइन करना है तो उसका बेसिक तरीका क्या होता है, हम मोड का नाम लिखते हैं। सपोज मैंने पब्लिक मोड के अंदर डिफाइन करना है पब्लिक का कीवर्ड, देन डबल कॉलन, डबल कॉलन। अब ये चीज़ डिफाइन कर रहा है जी कि अब इसके अंडर जो भी चीज़ आ रही है ये सारी अब हर एक चीज़ पब्लिक मोड के अंदर इनेबल हो गई है। उसमें हमारे तीनों एट्रीब्यूट्स भी हैं और उसमें हमारा ये मेथड भी है। अब ये इन तमाम का जो एक्सेसिबिलिटी लेवल है वो पब्लिक मोड के अंदर आ गया। अब जब पब्लिक मोड के अंदर आ गया इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी वजह से अगर हम इसको देखते हैं कि लेट्स सपोज अभी जो थोड़ी देर पहले हमें एरर आ रहा था अब वो एरर सॉर्ट आउट हो गया, अब एक्सेसिबिलिटी का वो एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो अगर अब हम बाकी एट्रीब्यूट्स को भी अगर एक्सेस करके देखें, जिस तरह नेम को एक्सेस किया है उस तरीके से अगर हम लोग एज को भी एक्सेस करते हैं, एज को कोई वैल्यू असाइन कर दें, सपोज 25 असाइन कर दिया हमने एज को, और सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं कि P1 की जो हाइट है उसको हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं सपोज 5.6, तो हमने वैल्यूज असाइन करती हैं। अब आउटसाइड द क्लास जो हमारे मेथड्स हैं और जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि पब्लिकली डिफाइन है वो एक्सेसिबल हैं। सिमिलरली थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब क्लास डिफाइन की थी तो क्लास डिफाइन करते हुए अगर हमने यहाँ से मोड रिमूव किया हुआ था, उस मोड को रिमूव करने से इसका मतलब क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पूरी की पूरी क्लास प्राइवेट मोड के अंदर आ गई है। और जब प्राइवेट मोड के अंदर क्लास आ गई है तो उसके अंदर आप ये देखेंगे जब हमने डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन बनाया तो डिस्प्ले इन्फो के फंक्शन के अंदर मैं नेम लिख रहा था, ये एट्रीब्यूट एज लिख रहा था, ये एट्रीब्यूट हाइट लिख रहा था, तब उसने एरर नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ प्राइवेट मोड के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो विद इन अ क्लास एक्सेसिबल होती है, कि क्लास के अंदर से उसे कोई भी अगर यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी मेथड किसी दूसरे मेथड को यूज़ करना चाहे या कोई भी मेथड किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज़ करना चाहे तो वो उसे यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से जो प्राइवेट मोड के अंदर जो भी हमारा एट्रीब्यूट है या जो भी हमारा मेथड है उसका एक्सेसिबिलिटी लेवल विद इन अ क्लास होता है। बट इन केस ऑफ अ पब्लिक मॉडिफायर, अगर वो पब्लिक मॉडिफायर के अंदर है तो उसका एक्सेसिबिलिटी लेवल इंक्रीज होके आउटसाइड द क्लास भी चला जाता है थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम P1 के ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज असाइन की उनको डिस्प्ले करके देखें कि हमें ये वैल्यूज क्या प्रिंट करके देता है जो हमने असाइन की जी। जी ये जो हमने वैल्यूज असाइन की हैं वो रिस्पेक्टिव वैल्यू नेम को अली असाइन हो गया, एज को 25 और हाइट को 5.6 असाइन हो चुका हुआ है। अब जब हम लोगों ने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया थ्रू द ऑब्जेक्ट P1, तो P1 के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन कॉल हुआ है। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे जब डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन चल रहा है तो यहाँ पे हम नेम प्रिंट करवा रहे हैं, एज प्रिंट करवा रहे हैं और हाइट प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये नेम एज और हाइट के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो किसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ के साथ उसको कॉल करेगा जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। क्योंकि P1 के साथ हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया था तो इसका मतलब क्या है कि P1 वाले जो ऑब्जेक्ट है वो उसका नेम प्रिंट कर रहा है, P1 वाले ऑब्जेक्ट की एज प्रिंट कर रहा है, P1 वाले ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंट कर रहा है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा था वो P1 वाले ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा था। अगर हम P2 वाले एट्रीब्यूट की बात करें या P2 वाले ऑब्जेक्ट की बात करें या इंस्टेंस की बात करें, क्योंकि ऑल्दो अभी हमने इसको कुछ भी असाइन नहीं किया हुआ, अगर मैं P2 की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता हूँ बाय यूजिंग P2 डॉट डिस्प्ले इन्फो, अब चूंकि P2 के जो एट्रीब्यूट्स है या P2 के ऑब्जेक्ट्स हैं जो एट्रीब्यूट्स है उनको हमने कोई भी डाटा मेंबर असाइन नहीं की, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, इसका मतलब गार्बेज वैल्यूज प्रिंट होंगी।
उसके डाटा मेंबर के अंदर गार्बेज वैल्यूज पड़ी हैं, तो अब गार्बेज डाटा प्रिंट होगा P2 के केस के अंदर। ये देखें, नेम नल पड़ा हुआ है जी, एज कहीं पे कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है, और हाइट में भी कहीं ना कहीं पे कोई गार्बेज वैल्यू ही आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम कोई एट्रीब्यूट कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ या उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमने उनको खुद से वैल्यूज असाइन करनी है। एक चीज़ और जो थोड़ी देर पहले हमने मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर देखी थी कि जब हमने पर्सन P1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने इसका एड्रेस प्रिंट करके देखा, हमने बात की थी कि जिस तरीके से अरे कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेट करता है, उसी तरीके से जब हम यूज़र डिफाइन को डाटा टाइप क्रिएट करते हैं उसके लिए भी कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमने एक अरे क्रिएट की जी 3 साइज़ की, अगर 3 साइज़ की अरे क्रिएट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके केस के अंदर हमें पता है कि जब मेमोरी एलोकेट होगी 3 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी रिजर्व हो जाएगी कॉन्टिगुअस, जो कि एक साथ रिजर्व होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारी अरे का लेबल है जी ARR, ये सपोज उसका 0 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है और सेकंड इंडेक्स है। अगर एज्यूम करें जी कि उसके 0 इंडेक्स का एड्रेस लेट्स सपोज अगर X20 है, तो नेक्स्ट सेल का एड्रेस X24 होगा इन केस ऑफ इंटीजर, चूंकि एक इंटीजर 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, और नेक्स्ट सेल का एड्रेस होगा जी X28। अच्छा, हमें ये भी पता है कि लेट्स सपोज अगर मैं प्रिंट करता हूँ, अगर हम लोग प्रिंट करें, लेट्स सपोज सी आउट करें जी एड्रेस ऑफ ARR, या अगर हम प्रिंट करें एड्रेस ऑफ अरे के 0 इंडेक्स का एड्रेस, तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम एड्रेस प्रिंट करेंगी। अगर ये दोनों स्टेटमेंट सेम एड्रेस प्रिंट करेंगी, हमें पता है कि इसका मतलब क्या है कि फिर अरे जो क्रिएट हुई है, अरे का जो वेरिएबल है वो इटसेल्फ कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। अरे का जो नेम है वो बेसिकली उसी स्पेस को या उसी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि उसके बेस इंडेक्स का एड्रेस होता है। सिमिलरली जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के केस में भी मेमोरी कॉन्टिगुअस एलोकेट होती है। एरे और जो हमारी यूज़र डिफाइंड डाटा है वो उसके अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो हम लोग एरे क्रिएट करते हैं वो होमोजीनियस डाटा कैरी कर रहा था, यानी कि उसके तमाम सेल्स सेम टाइप का डाटा कैरी कर रहे होते हैं। पर जो यूज़र डिफाइन हम कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्ट और इन द फॉर्म ऑफ क्लास, उसके अंदर हम हेट्रोजीनियस टाइप का डाटा यानी कि डिफरेंट डाटा टाइप से बिलोंग करने वाले डाटा उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो दोनों के केसेस में मेमोरी तो कॉन्टिगुअस एलोकेट होती है, एक में होमोजीनियस डाटा होता है, एक में हेट्रोजीनियस डाटा होता है। अच्छा, अब जब हम P1 वाले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो P1 वाला भी ऑब्जेक्ट सिमिलरली वैसे ही जिस तरह अरे का नाम होता है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। अगर P1 वाला ऑब्जेक्ट का अगर मैं एड्रेस प्रिंट करूं, तो वो एड्रेस सेम वही होगा जो कि हमारे उस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मेंबर का एड्रेस है। तो इस चीज़ को भी डिपिक्ट करके देख लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता मेमोरी के अंदर, सिमिलरली वैसे ही जैसे आपकी अरे के नेम के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होती। इसको भी एक दफ़ा डिपिक्ट करके देख लें, चला के देख लें जी कि जो हम बात कर रहे हैं कि वो वाकई ही वो ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हम इस पार्ट को कमेंट कर रहे हैं जी, अब हम देखना चाह रहे हैं जी, चलें जी, ये हमने नीचे कहीं भी प्रिंट किया हुआ था, इसको ही अनकमेंट करके हमने P1 का एड्रेस प्रिंट साइज प्रिंट किया था कि P1 कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, P1 का अपना एड्रेस प्रिंट किया था, और P1 का जो फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास नेम आ रहा है वो कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा उसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं जी। इसी के साथ साथ
एड्रेस ऑफ हम कह रहे हैं जी कि P1 डॉट, क्योंकि फर्स्ट एट्रीब्यूट नेम है तो नेम को वो जो एड्रेस साइन हुआ है वही यहाँ पे P1 का एड्रेस होगा। सिमिलरली सेकंड ऑब्जेक्ट के केस में भी ये करके देख लेते हैं जी। अब P2 का बेसिकली जो नेम है, इसका जो एड्रेस है वो भी प्रिंट करना है। डॉट उसका फर्स्ट एट्रीब्यूट नेम था जो हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया था, एंड सिमिलरली P2 डॉट नेम। बेसिकली होगा क्या कि हम जब प्रिंट कर रहे थे साइज ऑफ P1 36 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा था। अब जो एड्रेस ऑब्जेक्ट का अपना है वही एड्रेस उसके जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है उसके साथ वो मैच कर रहा होगा। ये हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स के केस में करके देखना है जी कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये सेम चीज़ है कि नहीं है, उसके अपना एड्रेस उसके फर्स्ट एट्रीब्यूट का एड्रेस सेम आता है कि नहीं आता। ये देखें जी, अगर P1 वाले अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की जिसके 36 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका जो अपना एड्रेस है ऑब्जेक्ट का वो 748 है, और P1 डॉट नेम का जो एड्रेस है वो भी 748 है। इसका मतलब क्या है कि P1 डॉट नेम के लिए एक्चुअल में मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कोई एक्स्ट्रा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। सेम इज़ द केस विद सेकंड ऑब्जेक्ट, उसकी जो अपने एड्रेस प्रिंट होगा वो 704 है, और जो नेम के केस में भी एड्रेस प्रिंट हो रहा है वो भी 704 है। इसका मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं जी कि वो कौन कौन से हमारे पास बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर था वो बेसिकली प्रोटेक्टेड मॉडिफायर था। ऑल्दो के प्रोटेक्टेड मॉडिफायर को अभी हम डिस्कस डिटेल में नहीं कर रहे, जस्ट थोड़ा सा हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चूँकि नेचर की क्लोज है उसको फोकस करके उसके जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं, डिज़ाइन की गए हैं। तो जिस तरह हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के रिलेशन हैं जो कि हम होल्ड कर सकते हैं। उसमें एक जो रिलेशन है उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, कि हम किसी पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को उसके चाइल्ड क्लास के अंदर या डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। तो जब किसी एट्रीब्यूट को हम प्रोटेक्टेड मोड के अंदर डिफाइन करते हैं तो प्रोटेक्टेड मोड का मतलब क्या है कि जो पेरेंट क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स प्रोटेक्टेड मोड के अंदर कहीं ना कहीं पर डिफाइंड हैं वो उसके चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि प्रोटेक्टेड केस के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ऑल्दो कि हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स है जिनको हमने एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं जी वो कौन से बिल्ट इन हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जी जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हुए। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर दो ही ऑपरेटर्स हैं जो कि इनेबल हो सकते हैं जी। फर्स्ट ऑपरेटर डॉट
या जिसे हम नॉर्मली पीरियड ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको हम डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते वक्त यूज़ करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अगर उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो हम लोग डॉट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एट्रीब्यूट्स एक्सेस किए हैं। सेकंड जो ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है, जो कि लैंग्वेज प्रोवाइड करती है आपको, जो कि आप ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेट करवा सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। उनमें बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेटर है जी वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसे हम लोग सिंगल इक्वल्स टू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो ऑपरेटर हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होल्ड करवाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होल्ड करवाने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू जब हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें पता है जी कि जिस तरह हम असाइनमेंट ऑपरेटर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और मेक श्योर करते हैं जी कि जब हम लोग असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड्स शुड बी सेम। अगर आप लोग असाइनमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, समहाउ लैंग्वेज के अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर इम्प्लिसिट फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है कि उसके अंदर कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाती है। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये चीज़ मेक श्योर करनी होती थी, जो जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोग असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जी, अगर हम लोगों ने पर्सनस के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं P1 और P2, तो हम लोग अगर हम P2 को P1 की वैल्यू असाइन करते हैं तो ये बेसिकली एक वैलिड कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि दोनों P1 और P2 पर्सन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पर्सन टाइप के दोनों ऑब्जेक्ट्स होने की वजह से इनके ऊपर असाइनमेंट का ऑपरेशन होल्ड करेगा। सपोज अगर एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट होता है और एक पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, इस केस के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर जब आप प्रोवाइड करते हैं परफॉर्म करते हैं तो आपको एरर उसने प्रोवाइड कर देना था कंपाइलर ने कि जो टाइप्स हैं वो मिसमैच कर रही हैं, वो उनकी कंपैटिबिलिटी आपस में एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसलिए मेक श्योर करना चाहिए कि जब हम लोग असाइनमेंट के ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं या असाइनमेंट का ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो मेक श्योर बोथ साइड के ऊपर जो ऑपरेंट्स हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए थे। एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी थी और दूसरे ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ कोई असाइन नहीं की थी, और हम जब इनको प्रिंट कर रहे थे जी, और उसके अंदर हमने देखा था कि P1 और P2 की वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस आ रहा था कि P1 को हमने वैल्यू असाइन की थी, उनको प्रॉपर वैल्यूज़ नज़र आ रही थी, और P2 के केस के अंदर हमें वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करवा के दिखा रहा था। सिमिलरली अगर हम असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं और आफ्टर असाइनमेंट ये चीज़ देखें कि असाइनमेंट होने के बाद क्या वैल्यूज़ चेंज हुई हैं या नहीं हुई। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि P2 को वैल्यू असाइन कर दें P1 की, और ये करने के बाद हम ये प्रिंट करते हैं जी, सपोज आफ्टर असाइनमेंट का मैसेज प्रिंट करते हैं जी, और देखते हैं कि असाइनमेंट होने के बाद उन दोनों एट्रीब्यूट्स जो ऑब्जेक्ट्स है उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं। क्योंकि P1 की वैल्यू वही रहनी है, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं की, बट P1 की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने P2 के ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। तो अब P2 की वैल्यूज़ के अंदर भी, P2 के ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ भी वही होनी चाहिए जो हमने P1 के अंदर असाइन की थी। जी, बिफ़ोर देखें जी, बिफ़ोर जब हम P2 को प्रिंट कर रहे थे गार्बेज वैल्यू नेम के केस में पड़ी थी, एच के केस में भी गार्बेज वैल्यू आ रही है और हाइड के केस में भी गार्बेज वैल्यू आ रही है। जब हमने असाइनमेंट परफॉर्म कर दी है तो देखें जी, P2 के केस में भी उसका नेम अलग आ रहा है और उसकी एज 25 आ रही है, हाइट 5.6 आ रही है, जो कि P1 के ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू थी। अब जब असाइनमेंट का ऑपरेटर ऑपरेट होता है तो वो वैल्यूज़ कैसे कॉपी करता है, वो वैल्यूज़ मेंबर बाय मेंबर कॉपी कर देता है कि जो P1 का जो हमारे पास नेम के अंदर वैल्यू पड़ी थी वो वैल्यू पकड़ के उसने कॉपी कर दी P2 के नेम के अंदर। P1 के जो एज की वैल्यू थी उसने पकड़ के कॉपी कर दी P2 की एज के अंदर, और P1 की जो हाइट के एट्रीब्यूट की वैल्यू थी वो कॉपी कर दी उसने P2 के ऑब्जेक्ट के हाइट के एट्रीब्यूट के अंदर। तो इस तरीके से मेंबर बाय मेंबर ये कॉपी
का ऑपरेशन परफॉर्म करता है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट जी हम देखने जा रहे हैं हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से गेटर सेटर मेथड्स अपनी क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं। गेटर सेटर मेथड्स बेसिकली सिंपल, जिसमें हम नॉर्मल फंक्शंस क्रिएट करते हैं, फंक्शंस डिफाइन करते हैं, उन्हें उस तरह के फंक्शंस हैं पर इनका थोड़ा सा स्पेसिफिक या स्पेशल मीनिंग के लिए हम इन्हें डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग देखें कि हम लोग जो चीज़ अगर प्राइवेट मोड में डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम पब्लिकली डिफाइन करते हैं तो उसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अगर पब्लिकली ही डिफाइन करना है अगर हमने अपने एट्रीब्यूट्स को, तो इसका मतलब क्या है कि वही काम तो जो स्ट्रक्चर्स में हो रहा था वही काम हम अपने क्लासेस के अंदर भी इनेबल कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी की प्राइवेसी जो हम चेक्स इनेबल करना चाह रहे थे वो चेक्स तो इनेबल ना हो गए। तो बट हम ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि हमारी प्राइवेसी भी इंटैक्ट रहे, और अगर हमने अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो हम अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को आउटसाइड द क्लास एक्सेस भी कर सकें। तो इसके लिए जो रूल ऑफ थंब हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं क्लासेस के केस में, हम अपने जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं, हम अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट मोड के अंदर डिफाइन करते हैं, और जो हमारे मेथड्स होते हैं हम अपने मेथड्स को पब्लिक मोड के अंदर डिफाइन करते हैं। चूँकि जब कोई चीज़ पब्लिक मोड में डिफाइन करते हैं तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होती है, और अगर कोई चीज़ हम लोग प्राइवेटली डिफाइन करते हैं वो इनसाइड अ क्लास एक्सेसिबल होती है। जैसे कि अगर हम लोग अपने नेम, एज और हाइट को कहीं ना कहीं पे प्राइवेट मोड में डिफाइन करें, और अपने जो मेथड है पब्लिक इन्फो, डिस्प्ले इन्फो का अगर उसको पब्लिक मोड के अंदर डिफाइन करें, तो इसका मतलब क्या है कि विद इन अ क्लास रहते हुए मैं इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को अपने इस पब्लिक मेथड के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। मेरा पब्लिक मेथड मेरे इस एट्रीब्यूट को विद इन अ क्लास एक्सेस कर सकता है, और अब मेरा जो पब्लिक मेथड होगा उसे मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो अब हम यही काम करने जा रहे हैं, हम अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम लोग प्राइवेट करने जा रहे हैं, और जो हमारे मेथड्स होंगे उन्हें हम पब्लिक करने जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट मोड इनेबल हो रहा है जी इन डाटा मेंबर्स के ऊपर, और पब्लिक मोड से पहले जो कुछ भी चीज़ आ रही है वो सारी अब प्राइवेट मोड में जा रही है, और इस पब्लिक से अंडर जो कुछ भी है टिल क्लास नेक्स्ट जब तक मोड नहीं आता तब तक जो भी चीज़ें हैं वो अब पब्लिक मोड के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी। क्योंकि हमने इनको पब्लिक डिफाइन, इन एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट डिफाइन कर दिया, तो देखें जी उसी टाइम पे मैसेज थ्रो कर दिया है, उसने एरर थ्रो कर दिया कि इनकी एक्सेसिबिलिटी लेवल चेंज हो चुका हुआ है। अब अगर हम अपने आउटसाइड द क्लास अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को चेंज भी करना चाह रहे हैं, और ये भी नहीं चाह रहे कि हम उनको डायरेक्ट एक्सेस करें आउटसाइड द क्लास, तो हमें कहीं ना कहीं पे कोई इंटरमीडिएट वे ढूंढना पड़ेगा कि जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन भी पॉसिबल बना सकें और डायरेक्ट एक्सेस भी प्रोवाइड ना करें। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम गेटर सेटर मेथड्स इनेबल कर रहे हैं, तो गेटर सेटर मेथड्स बेसिकली यही मेथड्स हैं कि कुछ मेथड्स जो कि सेटर मेथड्स हैं वो बेसिकली आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, और जो गेटर मेथड्स होंगे वो उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो 3 हम सेपरेट सेटर्स बनाएंगे जो कि हर एक एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए यूज़ होगा डिफरेंट मेथड, और 3 सेपरेट हम गेटर्स बनाएंगे जो कि हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम लोग इनकी प्रोटोटाइप डिफाइन कर देते हैं, देन उनकी डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉइड
नाम हम कुछ भी रख सकते हैं सेट से, मतलब ये हमें इंडिकेशन दे रही है कि ये बेसिकली वैल्यू सेट करने वाला कोई मेथड है। हमने नेम सेट करवाना है, नेम सेट करवाने के लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज टेम्प नेम वाली स्ट्रिंग पास करेंगे, उस स्ट्रिंग की वैल्यू गेट करते हुए हम अपने इस नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू को असाइन कर देंगे। ये सेट नेम का मेथड हो गया। इसी तरीके से हमने सेटर मेथड प्रोवाइड करना है जी एज के लिए, एंड देन उसी तरीके से हमने प्रोवाइड करना है सेटर मेथड अपना हाइट के लिए। चूंकि एज इंटीजर टाइप का एट्रीब्यूट है तो हम उससे जिस फॉर्मल पैरामीटर में रिसीव कर रहे हैं उसे हम टेम्प एज कह रहे हैं जी, और टेम्प एज असाइन कर रहे हैं जी हम अपने एट्रीब्यूट एज को। सिमिलरली सेट हाइट का जो मेथड है वो फ्लोट टाइप है, उसे फ्लोटिंग टाइप का कोई फॉर्मल पैरामीटर रिक्वायर्ड है, और वो वाली वैल्यू हम असाइन कर देंगे जी अपने रिस्पेक्टिव हाइट के एट्रीब्यूट को। ये हमने सेटर मेथड्स लिख दी इन एट्रीब्यूट्स के लिए। सिमिलरली हमें अपने गेटर मेथड्स भी लिखने पड़ेंगे हर एक एट्रीब्यूट के केस में। सपोज गेटर मेथड का बेसिकली पर्पस ये है कि जब हम किसी रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट के गेटर मेथड को कॉल करें तो वो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को हमें आउटसाइड द क्लास रिटर्न करके दे दे। तो चूंकि गेट नेम एक स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट है, इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी, इसको कोई पैरामीटर पास करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको जब हम कॉल करेंगे तो ये जो नेम है उसको रिटर्न कर देगा। यही काम हमने रिस्पेक्टिव बाकी मेथड के साथ भी करना है जो भी हमने डिफाइन किए हैं। एज इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और रिटर्न करवा रहे हैं जी हम एज को। देन सिमिलरली लास्ट हमारा गेटर मेथड हाइट का जो कि फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और हमने इसकी वैल्यू को रिटर्न करवा देना। अब बेसिकली हमने कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए मेथड प्रोवाइड कर दी जो कि पब्लिक मोड में डिफाइन किए हुए, और जो एक्चुअल एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइवेट मोड में डिफाइन है। प्राइवेट मोड के एट्रीब्यूट्स हमें पता है कि विद इन अ क्लास आप एक्सेस कर सकते हैं। हमने विद इन अ क्लास उनको एक्सेस किया अपने मेथड्स के अंदर, उनके अंदर उनको चेंज कर रहे हैं, और ये मेथड्स हमने इनेबल कर दिए हैं पब्लिकली। पब्लिक इन मेथड से इंटरेक्ट करेगी और इन मेथड्स के थ्रू हम अपने जो डाटा मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो वैल्यूज की मॉडिफिकेशन है वो अलाउ कर रहे हैं। तो चलें जी, अब हम लोग चूँकि हमारे एट्रीब्यूट्स जो थे वो प्राइवेटली डिफाइन थे, इस वजह से एरर आ रहा है जी नेम एज और हाइट के ऊपर। अगर हमने इसी काम को अब हम मेथड्स के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो नेम को सेट करने वाला मेथड जी हमारे पास सेट नेम के नाम से अवेलेबल था, जिसको हमने स्ट्रिंग टाइप का कोई पैरामीटर पास करना था। हमने स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास कर दिया जी उसे। देन अगर हम एज सेट करना चाह रहे हैं जी तो हमें उसका सेटर मेथड लेट्स सपोज सेट एज को कॉल कर दिया, एंड देन उसको जो वैल्यू असाइन करनी थी उसको वो वैल्यू असाइन कर दीजिए। देन सिमिलरली सेट हाइट के मेथड को हमने कॉल किया और उसको पैरामीटर
की वैल्यू फ्लोटिंग टाइप की पास कर दी। जी अब डिस्प्ले करके देखते हैं इन्फो। बाकी कंटेंट अभी हम इसको कमेंट करें। अब डिस्प्ले इन्फो करेंगे जी। डिस्प्ले इन्फो का मेथड भी बेसिकली आपके पास एक पब्लिक मेथड है जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज प्रिंट कर रहे थे अपने उन एट्रीब्यूट्स की जो कि हमारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा बेसिकली उसके ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यूज को ही डिस्प्ले करेगा। इसको रन करके देखते हैं जी। अब हमने सेटर्स के थ्रू अपने प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को चेंज कर दिया। तो जब चेंज किया तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो अब हमारी वैल्यूज सेट हो चुकी हैं जो कि हम लोग प्राइवेट मेथड्स के थ्रू करवा रहे थे, सेटर्स के थ्रू। अगर हम इनको गेट करें विदाउट यूजिंग डिस्प्ले इन्फो फंक्शन, अगर हम अपने गेटर मेथड्स के थ्रू इनको एक्सेस करके प्रिंट करके देखें प्रॉपर फॉर्मेट में अप्लाई नहीं कर रहा जी, सिंपली वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं जी। गेट नेम हो गया जी, एज हो गई जो कि मेथड है, तो मेथड फंक्शन आ गया। देन हमारे पास जी P1 की हम लोगों ने अब प्रिंट करनी है जी। एज होगी, अब हाइट प्रिंट करके देखते हैं जी और इसको रन करते हैं जी। अब हम विदाउट यूजिंग डिस्प्ले के फंक्शन को यूज़ किए बगैर हम लोगों ने जो गेटर फंक्शन है उनके थ्रू उनकी वैल्यूज को गेट करवा रहे हैं जो हमने सेट की थी, एंड देन उनको गेट करवा के हम लोग डिस्प्ले करके देख रहे हैं कि क्या वाकई हमें गेटर मेथड्स उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स की वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी ये देखें हमारे पास नेम के अगेंस्ट अली आ गया, एज के अगेंस्ट 25 आ गया और हाइट के अगेंस्ट 5.6 रिटर्न कर किया जो हम लोगों ने प्रिंट करवा दिए। इस तरीके से बेसिकली हम लोग गेटर सेटर मेथड्स के थ्रू अपने जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हमने प्राइवेटली डिफाइन किया हुआ है उनको इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम एक क्विकली से एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर ये तमाम कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए उसको उस एग्जांपल के अंदर एक दफ़ा क्विकली से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों ने जो क्लास क्रिएट करते हैं हमें क्लास का भी पता लग जाए किस तरीके से क्लास क्रिएट हुई है। देन कैसे हम गेटर सेटर मेथड्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग उसके अंदर फंक्शंस इनेबल करते हैं ताकि हमें एक पूरा जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो रिवाइज हो जाए। अभी जो एग्जांपल करने जा रहे हैं जिसके अगेंस्ट हम क्लास कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जी, हमारी एग्जांपल बेसिकली है जी एक क्लॉक के अगेंस्ट हमने एक क्लॉक के एट्रीब्यूट्स अपने पास इनेबल करने हैं। किसी भी क्लॉक के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर उस क्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करने वाला जो हमारे पास आवर की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, हमारे पास मिनट की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और सपोज हम कह रहे हैं जी कि हमारे पास सेकंड की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने अपनी क्लॉक के अंदर इनेबल करने हैं एंड देन उसके हम लोग गेटर सेटर्स बनाएंगे और एक मेथड हम डिफाइन करते हैं जी जो कि अगर हम कॉल कर रहे हैं, अगर इंक्रीमेंट और का मेथड कॉल करेंगे तो जो भी हमारी और की वैल्यू उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। अगर हम इंक्रीमेंट सेकंड की वैल्यू को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो भी हमारी सेकंड की वैल्यू है उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। एंड सिमिलरली अगर हम इंक्रीमेंट मिनट के फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो भी हमारा मिनट होगा उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। बट ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो हमारे मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स की थ्रेश होल्ड होती है एक्चुअल में उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो जी हम डिफ़ाइन करते हैं अपनी क्लास को एंड क्विकली से उसके जो मेथड्स हैं वो डिफ़ाइन करते हैं और उनको एक्सिक्यूट करके देखते हैं जी। हमारे पास क्लास का नेम हम कह रहे हैं जी कि क्लॉक के नाम से हम क्रिएट कर रहे हैं।
आर मिनट और सेकंड के हमारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो प्राइवेट मोड के अंदर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, और जो हमारे मेथड्स हैं वो पब्लिक मोड के अंदर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। जो मेथड्स हमने क्रिएट करने हैं जी, सेट आर का मेथड, जिसको हम चूँकि इंटीजर टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं और पास करेंगे तो ये उसकी वैल्यू को सेट करेगा। अभी इसको डिफ़ाइन करते हैं जी। सिमिलरली हमारे पास सेट मिनट का मेथड है जी, जिसको हम मिनट पास करेंगे वो उसको असाइन कर देगा। देन जी हम लोगों के पास सेट सेकंड का मेथड है, जिसे हम सेकंड की वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू से असाइन कर देगा। सिमिलरली इन सेटर्स के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें गेटर्स भी डिफाइन करने हैं। और ये गेट आर का मेथड हमें रिटर्न कर देगा और की वैल्यू। सिमिलरली गेट मिनट का मेथड, जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, ये हमें रिटर्न कर देगा मिनट की वैल्यू। एंड देन जो सेकंड वाला हमारा गेटर है, इसको जब कॉल करेंगे तो ये बेसिकली हमें रिटर्न करेगा सेकंड की वैल्यू। हमने गेटर्स डिफाइन कर दिए जी, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली सेटर्स की डेफिनेशन अब हमने प्रोवाइड करनी है। हमने मेक श्योर करना है कि जब कोई यूज़र पैरामीटर पास कर रहा है आर के केस में, मिनट के केस में या सेकंड के केस में, उसके अंदर मेक श्योर करने की जो थ्रेशोल्ड है किसी आर के केस में जो पॉसिबल आर की वैल्यू आ सकती है वही आर की वैल्यू वो वैलिड इनपुट पास करे। इन वैलिड केस में हम लोग उसे डिफ़ॉल्ट 0 सेट कर देंगे जी। हम कह रहे हैं जी कि इफ़ चूँकि और की लिमिट 0 से ग्रेटर एंड और शुड बी लेस देन जो है वो 24 से लेस होना चाहिए। अगर ये है तो देन हम कह रहे हैं कि जो आर का एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो वैल्यू हमने पास की है वो सेट कर दें। अदरवाइज हम कह रहे हैं कि और के अंदर 0 असाइन कर दें। तकरीबन इसी से मिलती जुलती लॉजिक हमारी मिनट के केस में भी है। मिनट की थ्रेशोल्ड वेरी करती है जी थोड़ी सी, उस थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंगली हमने मिनट की वैल्यू असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मिनट के केस में मिनट की वैल्यू 0 से लेके लेस देन 60 तक होती है पॉसिबल वैल्यू, और इसको हम लेस देन 60 कर देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मिनट के अंदर m की वैल्यू असाइन कर दें, और सिमिलरली अगर कंडीशन फॉल्स है तो मिनट को 0 वैल्यू असाइन कर दो। एंड सिमिलरली सेकंड के केस के अंदर हम कह रहे हैं जी कि अगर सेकंड की वैल्यू की थ्रेशोल्ड 0 से 60 तक होती है, अगर ये है तो सेकंड के अंदर s की वैल्यू असाइन कर दो। अदरवाइज सेकंड को
ज़ीरो सेट कर दो, हमारे गेटर सेटर्स कंप्लीट हो गए जी। इसके बाद हम लोगों ने बात की है जी कि हम लोगों ने 3 फंक्शंस और क्रिएट करने हैं जो कि रिस्पेक्टिव इंक्रीमेंट और के अंदर कर रहा है, या इंक्रीमेंट मिनट के अंदर कर रहा होगा, या इंक्रीमेंट सेकंड के अंदर कर रहा होगा। तो अब हम जी वो रिस्पेक्टिव फंक्शंस डिफाइन करने जा रहे हैं जो कि और मिनट और सेकंड के अंदर इंक्रीमेंट करने वाले फंक्शन हो। बेसिकली वॉइड फंक्शन है जी ये भी, इंक्रीमेंट और का फंक्शन है, जिसको जब हम कॉल करेंगे तो ये बेसिकली जो भी हमारे और की वैल्यू है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। पर मेक श्योर करना है कि इंक्रीमेंट करने के बाद कहीं पे वो वैल्यू थ्रेश होल्ड से एक्सीड ना कर जाए। हम कह रहे हैं जी कि और के अंदर प्लस प्लस कर दें कि जो भी एग्जिस्टिंग और की वैल्यू उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाए, और मेक श्योर करना है अगर और की वैल्यू लिमिट से एक्सीड कर रही है अगर 23 से एक्सीड हो रही है और की वैल्यू, तो हम लोगों ने क्या करना है जी, और की वैल्यू के अंदर रीसेट कर देना जी 0। सिमिलरली जी जैसे और के लिए फंक्शन इंक्रीमेंट का बनाया हो, हमें मिनट के लिए भी बनाना पड़ेगा। और अगर मिनट के अंदर प्लस प्लस करते हैं, मिनट के अंदर इंक्रीमेंट करने से फॉर एग्जांपल अगर मिनट की वैल्यू सपोज 59 है और इंक्रीमेंट करने से मिनट की वैल्यू 60 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि अब मिनट तो सेट हो जाएगा 0 के ऊपर। पर मेक श्योर कि जब एक मिनट 60 पे पहुंचता है, जब मिनट 60 पे पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है कि वो और की वैल्यू को अपडेट कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी 1:59 हुए हैं, अगर हमने मिनट के अंदर ऐड किया तो मिनट की वैल्यू 60 होगी। जब 60 जैसे ही होगी अब वो और की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, अब और की वैल्यू 2 करनी है हमने। तो सिमिलरली अगर ग्रेटर देन ये वैल्यू 59 हो गई है, तो अब हम कह रहे हैं जी कि दो काम करने हैं। सबसे पहले सपोज ये मिनट की वैल्यू अगर ऐड करने से 59 से एक्सीड कर गई है, तो पहला काम जी के मिनट को रीसेट कर दो 0 पे, और इसके साथ साथ इंक्रीमेंट कर दो और के अंदर। और के अंदर इंक्रीमेंट करना है तो और का इंक्रीमेंट वाला फंक्शन हम पहले ही लिख चुके हैं, उसको जस्ट हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा काम कर देगा इंक्रीमेंट करने वाला और के अंदर। सिमिलरली मिनट के बाद हमने यही काम सेकंड के लिए भी करना है। सपोज सेकंड के अंदर किया, सेकंड प्लस प्लस सेकंड की वैल्यू अगर 59 से एक्सीड कर रही है तो एक तो सेकंड को ज़ीरो कर देना, और अब इस केस में हमने मिनट के अंदर जो कि जब एक सेकंड 60 को पहुंचता है तो वो मिनट के अंदर इंक्रीमेंट करता है, इस वजह से हमने इंक्रीमेंट कर दिया मिनट के फंक्शन के अंदर, उसको कॉल कर दिए। ये फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए, जिसके साथ डिस्प्ले का फंक्शन बना के इसको चला के देख लेते हैं जी। एक वॉइड डिस्प्ले टाइम का फंक्शन जिसको जब कॉल करेंगे तो बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हैं उनको प्रिंट कर देगा जी। हम कह रहे हैं जी कि टाइम इज पहले और की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं जी, उसके बाद कॉलन लगा के मिनट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं।
देन कॉलन लगा के हम लोग सेकंड की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, और यूज़र को थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए कि हम लोग जिस फॉर्मेट में वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वो फॉर्मेट बेसिकली और मिनट और सेकंड का है। ये बेसिकली यूज़र को इंडिकेट कर देगा कि इस फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं हमें टाइम की। ये सपोज हमारा क्लास कंप्लीट होगी जी। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जी अपने कंपाइलर के ऊपर जो हमने किया जी। अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो हमें पता लग जाएगा, अदरवाइज अगर ये ठीक है तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। एक और क्लास डिफाइन करने जा रहे हैं जी। सपोज ये पर्सन की क्लास डिफाइन की थी, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं जी। अब हमारी ये क्लॉक की क्लास आ गई है। होपफुली एरर कुछ नज़र नहीं आ रहा, अगर आता है तो इसको हम रीसेट कर लेते हैं जी। इसके गेटर मेथड्स आ गए जी। ये ऊपर हमने सेटर्स मेथड डिफाइन कर दिए हैं जो कि पब्लिकली डिफाइंड है। देन उसके बाद हम लोगों ने इंक्रीमेंट फंक्शंस बना दिए जो कि इंक्रीमेंट आर में करेगा, रिस्पेक्टिव मिनट में करेगा और रिस्पेक्टिव सेकंड में करेगा, और टाइम डिस्प्ले करवा रहे हैं। और सपोज अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं अपने इस क्लास के। बाकी अभी क्लास जो हमने क्रिएट की थी पहले से उसको हम कमेंट कर रहे हैं। हम क्लॉक की बात कर रहे हैं जी। क्लॉक, लेट्स सपोज क्लॉक टाइप का ऑब्जेक्ट C1 हमने बनाया। C1 डॉट सपोज सेट R हम कर रहे हैं जी 20। C1 डॉट सेट जो मिनट है सपोज मिनट 59 है जी। उसके बाद C1 डॉट सेट सेकंड का जो फंक्शन है जी, सपोज इसको हमने वैल्यू पास कर दी 30। अब लेट्स सपोज C1 डॉट डिस्प्ले टाइम के थ्रू हम C1 के ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले टाइम कॉल कर रहे हैं। अब हमने R20 सेट किया हुआ, मिनट 59 सेट किया और सेकंड 30 सेट किया। इसको डिस्प्ले करके देखते हैं अगर कोई एरर नहीं आता तो। जी करंट टाइम हमारे पास उसने शो कर दिया है 20 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड्स हो चुके हैं। सपोज अगर हम कहते हैं जी कि मैंने इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल किया है। अब ये देखिएगा, सपोज अगर चूँकि मिनट हो चुके हैं 59, अगर मिनट के अंदर मैं एक का इंक्रीमेंट करता हूँ तो मिनट ने 60 पे पहुँचने के रीसेट हो जाना 0 पे, और इस मिनट के 0 होने पे चूँकि अगला घंटा स्टार्ट हो रहा है तो अब वो और की वैल्यू को अपडेट कर देगा 20 से 21। सपोज C1 डॉट हम इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं मिनट के ऊपर, और मिनट के ऊपर इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल करने के बाद अब हम अगर C1 को डिस्प्ले करें, अब हमारा टाइम अपडेट हो चुका होगा। जी जो हमारी लॉजिक थी उसके अकॉर्डिंगली जब हमने प्रीवियस मिनट के अंदर एक का इंक्रीमेंट किया है तो मिनट की वजह से क्योंकि वो थ्रेशोल्ड को मिनट एक्सीड कर गया है उसकी वजह से उसने आर के अंदर भी अपडेशन कर दी है। एंड सिमिलरली अगर सेकंड कोई ऐसी लिमिट पे पहुंचता कि जिसका इंक्रीमेंट करने पे सेकंड अपनी लिमिट को एक्सीड करता तो डेफिनेटली वो उसके मिनट के अंदर इंक्रीमेंट कर देता।
अब हम एक फंक्शन और डिफाइन करने जा रहे हैं जी कि उस फंक्शन के थ्रू अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि दो डिफरेंट जो हमारे टाइम हैं उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि क्या दो डिफरेंट टाइम्स की वैल्यू सेम हैं कि नहीं है। उसके लिए एक नया मेथड हम इनेबल कर रहे हैं जी, इक्वल टाइम का। जिस तरह डिस्प्ले टाइम का फंक्शन बनाया हुआ है इस तरह अब हमने एक बूलियन फंक्शन बनाया है इक्वल टाइम का। अच्छा, अब जब टाइम्स को कंपेयर करना है तो मेक श्योर करना है कि जब किसी चीज़ को कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो या वो जो पर्टिकुलर जिनके दरमियान आप लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं आइटम, वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो ही हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें एक टाइम तो वो होगा जो कि ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, एक तो उसका टाइम आ जाएगा। जिसके साथ कंपेयर करना है हमें वो ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा कि जिसके टाइम के साथ मैंने कंपेयर करना है। अब मैंने जिसके टाइम के साथ कंपेयर करना है वो भी मेरे पास क्लॉक टाइप का कोई ऑब्जेक्ट होगा। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं इसी क्लास के अंदर इसी की क्लास के टाइप का मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ जिसे मैं टेम्प टाइम बोल रहा हूँ। इसे कोई मैं एक टेम्परेरी टाइम पास करूँगा, उसके साथ मैंने कंपेयर करना है कि जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है कि उसका टाइम और जो मैंने पैरामीटर के अंदर एक टाइम पास किया वो दोनों टाइम्स आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। अब इक्वलिटी चेक करनी है तो जिस तरह हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में देखा था कि एट्रीब्यूट बाय एट्रीब्यूट वैल्यूज कॉपी होती हैं, तो एट्रीब्यूट बाय एट्रीब्यूट हमें कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने टाइम कंपेयर करना है जी, इस क्लास के अंदर जो आर का एट्रीब्यूट है अगर वो आर के एट्रीब्यूट की वैल्यू बराबर है इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े हुए आर के एट्रीब्यूट का, जो कि मैं इसे एज ए पैरामीटर पास करूंगा। मैं कह रहा हूँ जी कि टेम्प टाइम का जो ऑब्जेक्ट जो कि क्लॉक टाइप का ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट में से अगर मैं और की वैल्यू गेट करता हूँ, आप चूंकि ये देखेंगे डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइवेटली डिफाइंड हैं। तो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को आप उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि आपके पास उसका मेथड ना हो। तो हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट के अंडर हमारे पास गेट आर का मेथड भी एग्जिस्ट करता है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने गेट और का मेथड कॉल किया जो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के और की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब उस ऑब्जेक्ट की और की वैल्यू को मैंने कंपेयर करना है जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा उसके आर की वैल्यू के साथ। अगर ये मैच करता है तो हमें और बराबर मिल जाएंगे। तो आर के साथ साथ हमने मिनट भी कंपेयर करने हैं, हमने सेकंड्स भी कंपेयर करने हैं। आर भी बराबर होने चाहिए। सिमिलरली जो मेरे पास मिनट की वैल्यू है और जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है उसके मिनट की वैल्यू गेट मिनट के थ्रू मैं गेट करूँगा, उनको कंपेयर कर रहा हूँ एंड सिमिलरली सेकंड्स भी मैच करने चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि दो डेट्स ये दो टाइम्स इक्वल हैं। सेकंड इज इक्वल्स टू टेम्प टाइम डॉट गेट सेकंड। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कह रहे हैं जी कि चूंकि बूलियन टाइप का ये फंक्शन है रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दो। अच्छा जी, पैरेंथेसिस हमारी पूरी है। एक अच्छा यहाँ पे स्किप हो गया, दो तीन ठीक हो गया। एल्स की स्पेलिंग गलत कर दी। चलें जी, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कह सकते हैं कि दो डेट्स ये दो टाइम्स इक्वल हैं। सेकंड इज इक्वल्स टू टेम्प टाइम डॉट गेट सेकंड। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कह सकते हैं कि दो डेट्स ये दो टाइम्स इक्वल हैं।
अब डेफिनेटली कंपैरिजन के लिए मेरे पास दो क्लॉक टाइप के ऑब्जेक्ट होने चाहिए। सपोज एक क्लॉक टाइप का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, मैं एक और ऑब्जेक्ट सपोज क्लॉक टाइप का क्रिएट कर रहा हूँ। और सपोज C2 के एट्रीब्यूट्स को जो मैं अभी ये वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, अब डेफिनेटली देखें जी कि C1 और C के एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू हैं वो अभी इक्वल नहीं है। ये 20 घंटे 59 मिनट 29 सेकंड है, ये 20 घंटे 58 मिनट्स और 30 सेकंड है। चलें जी, सपोज कर देते हैं जी कि ये 58 है, ये 59 है। सपोज करें जी कुछ इस ऑर्डर में हमने वैल्यूज रखवा दी। इन दोनों को पहले डिस्प्ले कर देते हैं जी, डिस्प्ले करवा रहे हैं। C1 का टाइम एंड देन C2 का टाइम, और कंपेयर कर रहे हैं जी। अभी देखिए कि फंक्शन कैसे कॉल करना है हमने, जो इक्वल टाइम वाला फंक्शन है। चूँकि इक्वल टाइम वाला फंक्शन हमने क्लो क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस मेथड को इन्वोक करना है। मैं कह रहा हूँ कि C1 के थ्रू मैं इन्वोक कर रहा हूँ C1 डॉट इक्वल टाइम। अच्छा, अब C1 वाले मेथड के थ्रू मैं इक्वल टाइम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अब क्योंकि इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हमने एक इसी क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना है कि जिसके साथ इस C1 के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं हम। सपोज मैं जो ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ इसी क्लास टाइप का, वो C2 पास कर रहा हूँ। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर आए जी। अगर जब हम कंपेयर कर रहे थे, अब किसके आर को किसके आर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अब ये जो पैरामीटर पास हो रहा है, अब ये पैरामीटर यहाँ पे एज ए हमारे पास C2 के नाम से आ रहा होगा। यानी कि C2 के जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी वो टेम्प टाइम के अंदर कॉपी हो जाएंगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और बेसिकली अब C2 के जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी हमारे पास इस फॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी हो गई है। इसका मतलब कि C2 का जो आर था, जो मिनट था, जो सेकंड था, वो टेम्प टाइम के आर मिनट और सेकंड के अंदर कॉपी हो चुका हुआ है। अच्छा, अब इसके और को हम किस और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये बेसिकली जिस और के साथ कंपेयर कर रहे हैं वो आर उस ऑब्जेक्ट का है जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब C1 वाला ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये और यूज़ कर रहे हैं, या ये मिनट यूज़ कर रहे हैं, या ये सेकंड यूज़ कर रहे हैं, ये उस ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे जो कि इस फंक्शन को कॉल करेगा। और ये जो पैरामीटर के हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट के आ रहे होंगे जो कि ऐसे हम उसको एट्रीब्यूट के तौर पे पास कर रहे थे उस ऑब्जेक्ट को। अब हम जी कंपेयर कर रहे हैं जी, ऑल्दो कि हमें पता है कि दोनों टाइम बराबर नहीं हैं, तो अगर ये कंपैरिजन के केस में मुझे फॉल्स मिलता है, अगर तो ट्रू मिलता है तो हमने कहना है जी कि टाइम इक्वल है। एल्स हमने कहना है जी कि अगर ये फॉल्स होता है तो हमने कहना है जी सिंपली नॉट इक्वल टाइम। हम टाइम डिस्प्ले भी करवा रहे हैं, डिस्प्ले करने के बाद उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं जी।
तो होपफुली ये हमें नॉट इक्वल टाइम का ही मैसेज डिस्प्ले करेगा। एक टाइम डिस्प्ले किया जी, वो टाइम था जी 20 घंटे 58 मिनट 29 सेकंड। दूसरा टाइम था जी 20 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड। दोनों टाइम को जब कंपेयर किया उसने कहा जी टाइम इक्वल नहीं है। सपोज ऑब्जेक्ट वन के टाइम के अंदर अगर हम उसके मिनट के अंदर भी एक इंक्रीमेंट कर दें और सेकंड के अंदर भी एक इंक्रीमेंट कर दें एंड देन उसको फिर कंपेयर करें तो देखते हैं जी कि टाइम इक्वल होते हैं कि नहीं होते। ये बिफोर कंपैरिजन हमने किए थे जी, और इसके बाद हम लोगों ने सपोज मैं यहीं पे इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ C1 डॉट उसके मिनट के अंदर इंक्रीमेंट करवाना है C1 वाले ऑब्जेक्ट के जो कि 1 मिनट पीछे था, और C1 वाला ऑब्जेक्ट के इंक्रीमेंट सेकंड के अंदर जो कि 1 सेकंड पीछे था। दोनों के अंदर मैंने रिस्पेक्टिव एक एक का इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने के बाद हम डिस्प्ले करवा रहे हैं जी, क्योंकि इनिशियली जो वैल्यूज थी वो हमने पहले देख ली, इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यूज देख रहे हैं एंड देन उसको उसकी इक्वलिटी को चेक कर रहे हैं। जी ये देखें, ये टाइम 1 था, अपडेट होने के बाद ये हो गया, टाइम 2 ऑलरेडी यही था। अब इक्वलिटी चेक की है तो उसको हमें शो कर दिया जी कि ये दोनों डेट्स, ये दोनों टाइम्स इक्वल हैं। तो ये बेसिकली आज का लेक्चर था जी, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली देखा कि हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ क्यों माइग्रेट हुए हैं जी। उसके बाद जब हम माइग्रेट होके आ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से कंस्ट्रक्ट्स हैं, उन कंस्ट्रक्ट को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हमें वो प्रोवाइड करते हैं। हमने सबसे पहले देखा क्लासेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा, बेसिक सिंटैक्स देखा, एंड देन उसके बाद हमने फॉर्मली क्लासेस क्रिएट करके देखी। देन हम लोगों ने देखा जी कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके देखे। देन हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ देखा जी कि ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किस तरीके से उसकी मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होती है बैकएंड के ऊपर, हमने उसकी मेमोरी मैनेजमेंट देखी। देन हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये कौन कौन से ऑपरेटर ऐसे हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद ही हम लोगों ने गेटर सेटर मेथड देखी थी, और उससे पहले हम लोगों ने जो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं उन मॉडिफायर्स को एक्सप्लोर किया, जिसके अंदर हमारे पास जो मॉडिफायर थे उसमें हमारे पास प्राइवेट मॉडिफायर था, पब्लिक मॉडिफायर था, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर था। हर एक मॉडिफायर बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपकी लेवल ऑफ एक्सेस, आपके जो मेंबर्स हैं उनकी क्या होगी, आइदर वो डाटा मेंबर्स हैं या वो आपके मेथड्स हैं। और उसके बाद ही हम लोगों ने मेंबर्स चेक करने के बाद हमने चूँकि हमने फिर देखा कि बेसिकली जब प्रोग्रामिंग यूज़ करनी हमने ऊप के अंदर, तो हम लोगों ने एक फॉर्मल मेथड डिफाइन किया जी कि हम कह रहे हैं कि जब भी हम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स हमारे प्राइवेट मोड के अंदर डिफाइन करेंगे, और जो हमारे मेथड्स होंगे वो बेसिकली हमारे पब्लिक मोड के अंदर डिफाइन होंगे। और अगर हम चाह रहे हैं कि अगर हमने आउटसाइड द क्लास अपने मेथड्स के थ्रू अगर अपने वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, तो हम लोगों ने बोला है कि हम लोग उसके लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गेटर सेटर की, जिसके थ्रू हम इनडायरेक्टली अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ सर्टेन एग्जांपल्स की कि किस तरीके से हम लोग क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस रिलेटेड जो भी हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने उनको एक्सप्लोर किया और उनको एग्जीक्यूट करके देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, और फर्दर जो हमारे पास क्लासेस के साथ जो चीज़ें एसोसिएट हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।